प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर कक्षा 7 का अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। इस अध्याय की अगर हम शुरुआत करें तो हम देखते हैं कोई यात्री मध्ययुगीन मतलब जब हमारे जो काल था, अगर उसमें कोई यात्रा करता था किसी नगर की, तो वो कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, किस तरह सोचता होगा कि कैसे नगर हैं, प्रशासनिक नगर हैं या मंदिर नगर हैं या फिर दोनों ही तरह के नगर हैं। इन सब की वो आकांक्षाएं रखते हुए जब यात्रा करता था किसी नगर की, तो उसके बाद वो अपना यात्रा वृत्तांत उसमें लिखता था। आज हम इस अध्याय की शुरुआत में देखते हैं कि प्रशासनिक केंद्र की बात करते हैं, तो उससे पहले हमने कल्पना करनी है। और जब हमने अध्याय 2 पढ़ा तो हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि उस समय मतलब अब से 1000 साल पहले की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि वो किस तरह के नगर रहे होंगे। वो तंजावुर शहर जिसकी हमने बात की थी, जो कि 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी के तट पर स्थित था। राजराजेश्वरी मंदिर की वहाँ पर घंटियाँ बजती होंगी, ऐसा हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उस समय की जो स्थिति उसको समझने और जानने के लिए। उस समय का जो एक बहुत ही बड़ा वास्तुकार था कुंजर मल्लन, उसने अपना नाम, हमें कैसे पता चला, तो इसलिए चला क्योंकि उसने अपना नाम जो है मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण कर रखा था। नगर उन बाजारों की हलचल से पूरा भरा हुआ था जहां अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण और साथ ही साथ जो एक हमने बताया था उस दिन कि कांस्य की जो मूर्तियां बनती थी चोल वंश में, जो कि विश्व प्रसिद्ध थी, एक तरफ पूरा बाजार उनसे भरा हुआ था। अब हम देखते हैं मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तो तंजावुर शहर की जब हम बात करते हैं तो वो एक मंदिर नगर भी था। मंदिर नगर से तात्पर्य है कि जहां मंदिर बने होते थे उसके आसपास पुरोहित, बावर्ची, मेहतर, संगीतज्ञ और नृत्यक, इन सब लोगों ने आसपास में बसना शुरू इसलिए किया क्योंकि जो दर्शनार्थी आते थे मंदिरों में, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये वहाँ पर धीरे धीरे बसना शुरू हुए और इसी बसावट से जो है वहाँ पर एक नगर के रूप में वो बदलते चले गए वो स्थान। और इन मंदिरों को हमने देख लिया था कि जो है राजाओं ने अपने अपने दान देकर जो है बनवाया था। इस जो रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भिल्लन स्वामी, जिसे विदिशा या भिलसा भी कहते हैं, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै, और आंध्र प्रदेश में जो है तिरुपति इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो तीर्थ केंद्र थे वो भी इसी तरह से धीरे धीरे विकसित होते गए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वृंदावन और तिरुवल्लमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर जो कि 12वीं शताब्दी तक चौहान राजाओं की राजधानी थी, वो भी मुगलों के समय में जाकर मुख्यालय बन गया था। और यह नगर धार्मिक सहअस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध जो चिश्ती संप्रदाय के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी जो है यहीं पर स्थित थी। बच्चों, एक हमने जो कांस्य मूर्ति के बारे में पढ़ा था, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। कांसा जो कि एक मिश्र धातु है, जो तांबे और रंगा मतलब टीन के मेल से बनती है। इस प्रकार का जो कांसा बन जाता है, इसमें जो घंटे से बनते हैं तो वो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। इसी के साथ जो मूर्तियां बनती थी कांसे की, तो वो किस तकनीक से बनती थी, तो उस तकनीक का नाम है लुप्त मोम तकनीक। लुप्त मोम तकनीक क्या थी?
तो इसको समझने के लिए वो क्या करते थे कि पहले मोम की एक प्रतिमा बनाते थे। मोम की प्रतिमा बनाने के बाद उसको चिकनी मिट्टी से लेप दिया जाता था। उसको सुखाने के बाद गर्म किया जाता था और उस मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा होल कर दिया जाता था, जिस होल के रास्ते से वो जो पिघला हुआ मोम था वो सब बाहर निकल जाता था। और उसके बाद सावधानी पूर्वक उसी रास्ते से, जिससे मोम निकला था, उसी रास्ते से पिघली हुई धातु यानी कि जो कांसा था उस धातु को उस छेद के रास्ते डाल दिया जाता था। उसी से जब वो चिकनी मिट्टी की परत थी उसको हटा दिया जाता था सूखने के बाद, और उस मूर्ति को फिर धीरे धीरे साफ कर दिया जाता था। यही थी इनकी लुप्त मोम तकनीक, जिससे ये जो है प्रतिमाएं बनती थी। देखते हैं छोटे नगरों का संजाल। तो जो नगरों का प्रादुर्भाव हुआ, ये बड़े बड़े गांव से, जो बड़े बड़े गांव थे उनमें अधिकतर नगरों का निर्माण हुआ। इन नगरों में लगने वाली मंडपिका जिसको आधुनिक मंडी कह सकते हैं, इसमें आसपास के गांव के लोग अपने जो स्थानीय उत्पादन होते थे उनको बेचने के लिए आते थे। छोटी छोटी गलियां होती थी इन नगरों में, और उन नगरियों में, उन जो गलियां थी नगरों के अंदर, उनमें लगती थी हट, जिसे हम आधुनिक हाट, जिसे पीठ भी बोलते हैं, वो लगती थी। इनमें भी जो स्थानीय शिल्पकार या जो किसान वर्ग था वो अपनी अपनी वस्तुओं को लेकर, जैसे हम कह सकते हैं ताड़ी बनाने वाले, कुम्हार, तौलिए, शक्कर बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि, अलग अलग के जो सबके जो है बाजार अलग अलग होते थे। कुछ यहाँ जो व्यापारी थे यहीं रहकर, यहीं बसकर अपना व्यापार करते थे, और कुछ व्यापारी जो है घूम घूम कर क्रय विक्रय का कार्य करते थे। इन बाजारों से होने वाली जो इनकम थी उनको एक तरह से कहें कि जो कर वसूलने का जो अधिकार था वो इन स्थानीय मंदिरों को दे दिया जाता था। बाजारों पर जो कर था उसके हमें साक्ष्य कैसे मिले, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख हमें जो प्राप्त हुआ है, उसका एक छोटा सा सारांश यहाँ पर है कि शक्कर, गुड़, धागा, रुई, नारियल, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़ों पर भी कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों पर, आसवकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर जो है लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर वस्तु के रूप में ले लिए जाते थे और कुछ कर को जो है वो नगद रूप से वसूल कर लिए जाते थे। छोटे और बड़े व्यापारी, तो व्यापारी भी कई तरह के हुआ करते थे। कुछ बंजारे, जिनको हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, और कुछ थे मुख्यतः घोड़े बेचने वाले व्यापारी। तो ये अपना एक मुखिया बनाकर रखते थे, मुखिया ही योद्धाओं से बात करते थे घोड़े को खरीदने और बेचने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये अपना एक संघ बनाकर रखते थे, व्यापार संघ, जिसको गिल्ड कहते थे। गिल्ड ये था एक व्यापार संघ जो बनाकर रखते थे। इसके बाद हम देखते हैं कई जगह पर हमने देखा है कि 8वीं शताब्दी और परवर्ती जो काल था उसमें ऐसे अनेक संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध था मणिग्रामम और नानादेशी। ये व्यापारी संघ भारत में ही नहीं बल्कि भारतीय प्रायद्वीप से अलग दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इन संघ बनाने का इनका मुख्यतः कारण ये भी था क्योंकि ये जंगलों के रास्ते से और फिर दूर दूर तक जाते थे, तो रास्ते की जो सहूलियत थी, लूटपाट, इन सब घटनाओं से बचने के लिए संघ बनाकर रखते थे। इसको देखने के बाद अभी भी हमारा पाठ बहुत लेंथी है, तो इससे जो बाद के टॉपिक हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे।